एपिसोड 519। अगर मैं कहूँ। रोहित अनिका की आंखों में आंखें डालकर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वो काफ़ी देर तक खामोश रही। उसकी आंखों में देखकर रोहित को ऐसा लग रहा था कि वह उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर वह बात उसकी ज़बान पर नहीं पहुंच पा रही थी। अनिका के एक्सप्रेशन देखकर रोहित समझ चुका था कि अनिका का जवाब शायद ना हो सकता था, मगर वह शायद अपने जवाब से यह कहकर रोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका के लिए सिचुएशन ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाए, मतलब हार्ड हो जाए, रोहित ने अपने कदम पीछे हटाना ही बेहतर समझा। रोहित ने अपनी नज़रें झुका ली। रोहित का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, मगर किसी तरह वह अनिका के सामने अपना हारा हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। जब रोहित बालकनी की रेलिंग से मुड़कर कमरे से बाहर निकलने लगा, तब उसने देखा कि दोनों बच्चे पर्दे के पीछे से झांककर अपने मॉम डैड को देख रहे थे। दोनों बच्चों की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उन्हें अपने पापा के लिए कितना बुरा फील हो रहा था। अनिका भी अपना सर झुकाए बालकनी में खड़ी रही। वह जानती थी कि सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो चुकी थी। रोहित ने जी जान लगाकर अनिका को प्यार किया था, मगर अनिका मन ही मन यह सोच रही थी कि क्या उसके दिल में रोहित के लिए जो फीलिंग्स है उसे प्यार कहा जा सकता था। अनिका खुद काफ़ी कंफ्यूजन थी और वह किसी भी हालत में रोहित से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। रोहित निराश और हताश होकर कमरे से बाहर निकल गया। रोहित तेजी से गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में खड़ी अपनी कार की ओर जाने लगा। रोहित को जिंदगी में पहली बार इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोई उसकी आंखें से छलकते आंसू ना देख ले। जैसे ही रोहित अपनी कार के पास पहुंचा, रोहित को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जैसे ही रोहित ने मुड़कर देखा तो रोहित के ठीक पीछे अनिका खड़ी थी। अनिका को अपने पीछे देखकर कहीं न कहीं रोहित को अपनी अनिका की आंखों में अपने लिए प्यार की एक उम्मीद नजर आई। अनिका ने रोहित का पीछा किया था। वह शायद रोहित को इस तरह मायूस और उदास जाने नहीं देना चाहती थी। रोहित ये सब कुछ सोच रहा था, तभी अनिका की धीमी आवाज़ रोहित के कानों पर पड़ी। अनिका ने रोहित से पूछा, तुम जा रहे हो? रोहित जानता था कि इस तरह की बातें सीधी सीधी नहीं कही जा सकती थी, इसलिए अनिका जिस बात तक पहुंचना चाहती थी उस बात तक पहुंचने के लिए उसे थोड़ा वक्त लग सकता था। रोहित ने अनिका का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वह दरअसल ऑफिस में कुछ काम है। रोहित का जवाब सुनने के बाद अनिका अपनी उंगलियां मसलते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। रोहित ने भी अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर बड़े ही आराम से अपना कंधा झुकाकर अनिका से पूछा, क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? अनिका ने इस बार सीधे रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। जब मैंने पहली बार तुमसे दोस्ती करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए थे, तब मेरे मन में सिर्फ बच्चों का ख्याल था। मैं सिर्फ बच्चों की वजह से तुमसे दोस्ती बढ़ाने के लिए राजी हुई थी। यह बात सुनकर रोहित के दिल को एक गहरी चोट पहुंची थी, मगर कहीं न कहीं उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम अनिका उसे सब कुछ सच सच बता रही थी। किसी भी रिश्ते में सच्चाई का होना बहुत जरूरी होता है, और यह बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा बचपन आम बच्चों की तरह आसान नहीं था। मैं काफ़ी मोटी थी। लोग हमेशा मुझसे दूर रहा करते थे। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले ही गुजार लूँगी। ना ही कभी शादी करने के बारे में सोचा और ना ही कभी किसी लड़के के साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचा था। मगर हाँ, जब मेरी ज़िंदगी में रिया आई, तब से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। हालांकि रिया का जन्म किस तरह हुआ, यह बात दिन रात मुझे सताने लगी थी,
मगर रिया की हंसी देखकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती थी। रिया धीरे धीरे मेरी जिंदगी जीने का सहारा बन गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी सहारे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। रोहित अनिका की बात अच्छी तरह समझ पा रहा था, क्योंकि जो फीलिंग इस वक्त अनिका बता रही थी वह फीलिंग खुद रोहित को भी थी। रोहित ने भी कभी नहीं सोचा था कि वह किसी से इतना प्यार करने लगेगा। रोहित ने हमेशा ही सोचा था कि वह आर्यन के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता लेगा। कभी किसी लड़की की जिंदगी में आने की कोई गुंजाइश रोहित ने कभी नहीं छोड़ी थी। इसलिए अनिका जो अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह रोहित अच्छी तरह समझ पा रहा था। रोहित को बस अब अफसोस सिर्फ इस बात का था कि अनिका से मिलने के बाद जिस तरह वह अनिका के प्यार में पड़ा था, वह प्यार वह आज तक अनिका के दिल में नहीं जगा पाया था। अभी रोहित यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अनिका की धीमी और सॉफ्ट आवाज़ फिर से रोहित के कानों में पड़ी। इस बार अनिका ने कहा, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तुम्हारे लिए मेरे दिल में नजरिया बदलता गया। तुम मेरी और रिया का जिंदगी में आए, फिर मैं तुम रिया और आर्यन साथ वक्त गुजारने लगे। मैंने तुम्हारे अंदर काफ़ी चीज़ें नोटिस की है जो मैंने शायद पहले कभी नहीं की थी। तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो, एक काफ़ी समझदार और जिम्मेदार बाप हो और एक बहुत अच्छे दोस्त भी। अनिका ने मुंह से अपने लिए दोस्त शब्द सुनकर रोहित का दिल जैसे अचानक बैठ गया था। रोहित ने इतने दिनों अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। वह इसलिए नहीं कि एक दिन अनिका उसे दोस्त मान ले, मगर इससे पहले कि रोहित अनिका की इस बात पर एतराज उठा सकता। अनिका ने कहा, मगर धीरे धीरे वह भी बदल गया। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफ़ी अलग जगह है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही रोहित काफ़ी एक्साइट हो गया। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, अलग जगह क्या मतलब है तुम्हारा? अनिका रोहित की बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती थी। अनिका ने अपने दोनों हाथों खोलकर कहा, अलग जगह का मतलब होता है अलग जगह। तुमने कभी कोई अलग जगह नहीं देखी है क्या? इस बात का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, मगर तुम किस अलग जगह की बात कर रही हो, वह मुझे कैसे पता? मेरा मतलब है जो अलग जगह मैं जानता हूँ वह अलग जगह तुम कैसे जान सकती हो? तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम जिस अलग जगह की बात कर रही हो वह अलग जगह कौन सी है? अचानक ही रोहित और अनिका के बीच में चल रही काफ़ी मैच्योर और सुलझी हुई बातें बचकाने लगने लगी। रोहित अनिका के मुंह से वह सुनना चाहता था कि जो कुछ देर पहले रोहित ने अनिका से कहा था, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह रोहित के लिए अपने दिल में जो इमोशन थे वह उसके सामने कैसे रखे। जब अनिका और रोहित के बीच में यह खट्टी मीठी आर्गुमेंट शुरू हो गई, तब सेकंड फ्लोर पर ही अपनी बालकनी में बैठे करण गुलेरिया अपनी आंखों पर बिनोक्यूलर्स लगाकर गौर से अनिका और रोहित मारवा को पार्किंग लॉट में खड़ा एक दूसरे से बात करते हुए देख रहे थे। दूरबीन से एक बात साफ पता चल रहा था कि कहीं न कहीं रोहित और अनिका के बीच जरूर कुछ कहा-सुनी हो रही थी। रोहित अपने चेहरे से काफ़ी हताश और निराश नजर आ रहा था। जैसे ही करण ने उनके बीच हो रही आर्गुमेंट्स देखी, उन्होंने अपने फ़ोन से अपने केयरटेकर को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही उन्होंने अपने केयरटेकर से पूछा, क्या बातें चल रही है दोनों के बीच में? तभी फ़ोन की दूसरी ओर से आवाज़ आई, सर, आपके कहने पर मैं यह कह रहा हूँ, वैसे मुझे काफ़ी डर लग रहा है कि यह करने में, और अगर रोहित जी को पता चल गया कि मैं छुप छुप कर उनकी और अनिका मैडम की बातें सुन रहा हूँ तो पता नहीं मेरा क्या होगा। करण ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अब तुम बताओगे कि वह दोनों क्या बात कर रहे हैं? केयरटेकर ने जवाब देते हुए कहा, सर, वैसे मैं उनकी सारी बातें
सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से सिर्फ वह बातें सुनाई दे रही है जो वो लोग जोर जोर से कर रहे हैं। वो लोग जो धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं वह मुझ तक पहुँच नहीं पा रही। करण यह जवाब सुनकर कुछ इरिटेट हो गया। उन्होंने अपने केयरटेकर से कहा, एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें कहा था कि उनके बीच में हो रही सारी बातें ध्यान से सुनना। तुम इतना भी नहीं कर सकते? उस केयरटेकर ने जवाब देते हुए कहा, सर, मैं आपका केयरटेकर हूँ, कोई जासूस नहीं जो ऐसे कामों में महारत रखता हूँ। अगर ज़्यादा पास जाने की कोशिश की तो हो सकता है उनकी नज़र मुझ तक पड़ जाए। करण के पास इस बात कमेंट करने का कोई टाइम नहीं था। उन्होंने अपने केयरटेकर से पूछा, अच्छा बताओ, अब तक तुमने क्या क्या सुना? केयरटेकर ने जवाब देते हुए कहा, वो लोग किसी जगह को लेकर बात कर रहे हैं। करण इस बात को सुनकर हैरान हो गया। उन्होंने फिर से केयरटेकर से पूछा, किसी जगह को लेकर? कौन सी जगह? केयरटेकर ने जवाब देते हुए कहा, कोई अलग जगह। करण यह सुनकर फिर से हैरान हो गया। उन्होंने पूछा, अलग जगह? तुम कहना क्या चाहते हो? केयरटेकर खुद अनिका और रोहित की बात सुनकर परेशान था। उसने करण से फोन पर कहा, सर, शायद वह लोग किसी वेकेशन पर जाने की बात कर रहे हैं। अचानक करण ने अपनी आंखों से दूरबीन हटाया और केयरटेकर को फोन पर कहा, अच्छा, हो सकता है वो लोग छुट्टी लेकर एक साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें पता चल रहा है वो लोग कौन सा देश आने की बात कर रहे हैं? केयरटेकर ने यह बात सुनकर हैरान होकर करण से कहा, सर, आपको डर नहीं लग रहा? आपकी बेटी अकेली अगर रोहित मारवाड़ जी के साथ कहीं बाहर चली गई तो क्या हो सकता है? केयरटेकर की बात सुनकर खुद करण भी काफ़ी टेंशन में आ गए। केयरटेकर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अभी कुछ दिनों पहले ही इंटरनेट पर खबर छपी थी कि कुछ साल पहले मिस्टर रोहित ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया था। अपने केयरटेकर से ऐसी बात सुनकर करण ने उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम्हें जिस चीज़ पर ध्यान देने कहा गया है उसी चीज़ पर ध्यान दो। जो बातें तुम्हारी समझ के बाहर है उन पर ध्यान मत दिया करो। क्या तुम्हें लगता है कि रोहित जैसे आदमी किसी और लड़की के साथ इस तरह की हरकत कर सकता है? क्या तुम जानते नहीं, इतनी खूबसूरत लड़कियां रोहित के साथ डेट पर जाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती है। रोहित जैसे आदमी को इस तरह की हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे, इस तरह के इल्ज़ाम इतने बड़े आदमी पर तो लगा करते हैं। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें जिस बात पर ध्यान देने को कहा गया है उस पर ध्यान दो। इस बार केयरटेकर ने भी इरिटेट होकर करण से पूछा, सर, मुझे बताइए, मुझे किस बात पर ध्यान देना है? उन्होंने आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा, अरे पता करो वो लोग कहाँ जाना चाहते हैं वेकेशन पर। यह कहने के बाद करण फिर से दूरबीन अपनी आंखों पर लगाकर रोहित और अनिका को देखने लगा। अनिका और रोहित के बीच चल रही आर्गुमेंट अब मजाक में बदल चुकी थी। रोहित अनिका के मुंह से वह सुनना चाहता था कि जो अनिका मन में दबाकर बैठी थी। वो जानता था कि अनिका आई लव यू जैसा सेंटेंस बिना फीलिंग के कभी नहीं कहेगी। जब तक वह 100% श्योर नहीं हो जाती वह कभी रोहित को आई लव यू नहीं कहेगी। मगर जब उसने ज़बरदस्ती अनिका से आई लव यू बुलवाना चाहा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों के बीच चल रही यह खट्टी मीठी नोकझोंक करण भी देख रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े केयरटेकर ने भी सब कुछ देखा था। केयरटेकर ने फोन कर करण से कहा, सर, क्या अब आप अनिका मैडम और रोहित साहब के रिलेशनशिप को लेकर खुश है? करण ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए जवाब दिया, मैं बस यह देखकर खुश हूँ कि मेरी बेटी काफ़ी खुश है। रोहित जब आसपास रहता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान नज़र आती है। मुझे एक बाप होने की हैसियत से अपने दामाद से
और क्या अपेक्षा हो सकती है। तभी अचानक रोहित के फ़ोन पर चिराग का कॉल आया। उसने रोहित से कहा, सर, क्या आप अभी इसी वक्त ऑफिस आ सकते हैं? गौतम मर चुका है। पर यह हुआ कैसे? इसका आगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।